सोचो, अगर मैं कहूं कि 100 साल के व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की आजादी के बाद से हर चुनाव में वोट किया है। मिलिए हिमाचल प्रदेश के श्याम सरन नेगी से, एक स्कूल टीचर जो 1951 में भारत के पहले आम चुनाव में वोट डालने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। 2017 में भी 100 साल की उम्र में उन्होंने अपना वोट डाला, और सबसे कमाल बात, उनका वोट उतनी ही वैल्यू रखता है जितना किसी बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड सुपरस्टार या स्ट्रीट वेंडर का। ये कैसे मुमकिन है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस, जहां हर अडल्ट को एक वोट मिलता है और हर वोट की वैल्यू बराबर होती है। इंडिया ने कैसे ऐसा सिस्टम बनाया जहां करीब 1 अरब लोग, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, अपने लीडर्स चुनने में बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। चलिए इस कमाल के डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट करने का हक। इसे सफरस भी कहते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर अडल्ट सिटीजन को एक वोट मिलता है और हर वोट की वैल्यू बराबर होती है। इंडिया में इसका मतलब है कि हर सिटीजन जो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है वो वोट कर सकता है, चाहे उसकी कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन या इनकम कुछ भी हो। यूनिवर्सल शब्द यही बताता है कि ये सबके लिए है। एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट, इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ 13% इंडियंस को वोट करने की परमिशन थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। डे 1 से ही सबको वोटिंग राइट्स दे दिए। जैसा कि अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर ने 1949 में कहा था, भारत ने अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल अपनाया, आम आदमी पर पूरा भरोसा रखते हुए। दुनिया के इतिहास में इससे पहले इतना बोल्ड एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हुआ। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्यों जरूरी है? डेमोक्रेसी के लिए ये इतना क्रूशियल क्यों है? ऐसे समझो, सबसे पहली बात है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, चाहे आप अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या ना हों, प्रतिनिधियों चुनने में आपकी आवाज की वैल्यू बराबर है। दूसरी बात है इंक्लूजन। सबकी शामिलियत बढ़ती है, हर कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनता है, जिससे किसी भी ग्रुप को किनारे नहीं किया जा सकता। तीसरी बात है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी बनती है जब हर कोई हिस्सा ले सकता है तो सरकार सच में लोगों की विल को रिप्रेजेंट करती है। और फाइनली अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। लीडर्स जानते हैं कि उन्हें सबको अपील करना है, सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों को नहीं। इंडिया महिलाओं को वोट का हक देने में कई देशों से आगे था। जहां स्विट्जरलैंड में महिलाओं को 1971 में वोट मिला, वहीं भारत में महिलाओं के पास यह हक आजादी के समय से ही था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहां आता है $1 मिलियन सवाल। आप वाकई में कैसे मैनेज करते हैं चुनाव? लगभग 1 बिलियन लोगों के लिए, जो एक ऐसे देश में फैले हैं जो फ्रांस से 6 गुना बड़ा है और जिसकी भौगोलिक विविधता हिमालय से लेकर तटीय मैदानों और रेगिस्तानों तक जाती है। यहीं एंट्री होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारतीय लोकतंत्र का अनसुना हीरो। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक गेम के रेफरी समझो, और यकीन मानिए ये गेम आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जरा ये तस्वीर सोचिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में 980 मिलियन योग्य वोटर्स, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस और 15 मिलियन अफसर व सिक्योरिटी पर्सोनेल शामिल थे। ये वैसा है जैसे एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइजन करना जिसमें पूरी यूरोप की आबादी एक साथ हिस्सा ले। ECI की स्थापना 1950 में हुई और इनका जॉब डिस्क्रिप्शन किसी सुपर हीरो के रिज्यूमे जैसा लगता है। ये सिर्फ चुनाव नहीं कराते, ये डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी के गार्डियंस हैं। ये असल में क्या करते हैं? ये इलेक्टोरल रोल्स तैयार करते हैं, यानी कौन कहां वोट करेगा उसकी लिस्ट। ये फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाएं तय करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने की जबरदस्त लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से पहाड़ी गांवों तक, तो कभी नाव से द्वीपों की बस्तियों तक। लेकिन असली कमाल यहां है, ECI ने एक्सेसिबिलिटी को ऐसे लेवल पर पहुंचाया है जिस पर कोई भी डेमोक्रेसी गर्व करे। इन्होंने दूर दराज इलाकों में अकेले वोटर के लिए भी पोलिंग स्टेशन लगाया। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरा पोलिंग स्टेशन, क्योंकि हर वोट मायने रखता है। कुछ कैटेगरीज उनके लिए पोस्टल वोटिंग देते हैं,
विजुअली इंपेयर्ड सिटीजन्स के लिए ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स बनाए हैं। दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर और रैंप्स की व्यवस्था करते हैं। मैं चाहता हूं आप ये सीन इमेजिन करें। इलेक्शन अफसर घने जंगलों से पैदल चलते हुए, नदियां पार करते हुए, पहाड़ चढ़ते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी दूरस्थ गांव की आदिवासी बस्ती अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सके। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, ये है डेमोक्रेटिक डेडिकेशन। ECIA एक चीज को लागू भी करता है जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे रूल बुक जो चुनावों को फेयर रखती है। कोई कैंडिडेट वोटर्स को गिफ्ट देकर रिश्वत नहीं दे सकता। सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कैंपेनिंग के लिए नहीं हो सकता। चुनाव अवधि में ऐसे नए पॉलिसी ऐलान जो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हो, वे बैन रहते हैं। और ये रहा इतिहास का एक दिलचस्प हिस्सा। T.N. शेषन, जो 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उन्होंने भारतीय चुनावों को बदल कर रख दिया। उन्हें निर्भीक चुनाव करवाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना गया। उन्होंने फेक वोटिंग रोकने के लिए वोटर ID कार्ड्स शुरू कराए, कैंडिडेट्स के लिए सख्त खर्च की लिमिट तय की और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को असली दान दिए। लोग उन्हें इलेक्शन एम्परर कहते थे क्योंकि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुके नहीं। इंडियन इलेक्शंस कैसे काम करते हैं? ए स्टेप बाय स्टेप जर्नी। ठीक है, चलो देखते हैं ये कमाल की डेमोक्रेटिक मशीन असल में कैसे चलती है। मैं आपको आपकी वोट से लेकर सरकार बनने तक की पूरी जर्नी पर ले चलता हूं। लोकसभा सिस्टम। इंडिया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बंटा है लोकसभा इलेक्शंस के लिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मिनी डेमोक्रेसी समझो। हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज करते हैं, मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है, भले ही उसके पास टोटल वोट्स के 50% ना हो। याद है स्कूल इलेक्शन वाली गुरमत? उसे 33 में से सिर्फ 12 वोट मिले थे, फिर भी वो जीती। हमारा सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। अब मैं आपको असल वोटिंग एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, क्योंकि ये काफी प्रोसेस है। स्टेप 1, आप अपने पोलिंग स्टेशन पर वोटर ID के साथ पहुंचते हैं। पहला ऑफिसर वोटर लिस्ट में आपका नाम चेक करता है और आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। इससे फेक वोटिंग रुकती है। स्टेप 2, दूसरा ऑफिसर आपकी उंगली पर वो मशहूर पर्पल इंक लगाता है। ये इंडेलिबल मार्क सुनिश्चित करता है कि आप 2 बार वोट नहीं कर सकते और आपकी सिग्नेचर लेता है ताकि पार्टिसिपेशन का प्रूफ रहे। स्टेप 3, तीसरा ऑफिसर आपको एक स्लिप देता है और आपकी स्याही लगी उंगली चेक करता है। यही आपकी वोट डालने की टिकट है। स्टेप 4, अब आता है मैजिक। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में अपने कैंडिडेट के सिंबल के सामने वाला बटन दबाते हैं, एक बीप की आवाज सुनते हैं और वीवीपैट मशीन में प्रिंट हुई पेपर स्लिप देखते हैं। ये पेपर ट्रेल ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करती है। ECI ने टेक्नोलॉजी से इलेक्शंस में रेवोल्यूशन लाया है। ये EVM स्टैंपर प्रूफ हैं, बिजली के बिना भी काम करती हैं और इतनी रिलायबल हैं कि नामीबिया और भूटान जैसे देशों ने इंडियन टेक्नोलॉजी अपनाई है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल एक पेपर बैकअप देता है जिसे वोटर्स वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी की एक अतिरिक्त लेयर जुड़ती है। वोटिंग खत्म होने के बाद सारी EVM सील की जाती हैं और कड़ी सुरक्षा के साथ काउंटिंग सेंटर्स तक पहुंचाई जाती है। काउंटिंग प्रोसेस भी उतना ही ट्रांसपेरेंट होता है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। अब यहाँ डेमोक्रेसी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सारे वोट काउंट होने के बाद जो पार्टी या कोएलिशन 543 सीटों में से बहुमत जीतती है, वही नेशनल गवर्नमेंट बनाती है और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, तब पार्टियां कोएलिशन बनाती हैं, यानी हाथ मिलाती हैं, ताकि सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 सीटों के मैजिक नंबर तक पहुंचा जा सके। रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ कुछ बेहद अहम है। 84 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। इससे ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रही कम्युनिटीज को संसद में गारंटीड रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ये डेमोक्रेसी में अफर्मेटिव एक्शन है, लेकिन ठहरिए, और भी है। इंडिया में सिर्फ एक तरह का इलेक्शन नहीं होता, मैं बाकी भी समझाता हूं। अलग अलग तरह के इलेक्शंस दर कंप्लीट डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम। इंडिया की डेमोक्रेसी सिर्फ एक तरह के इलेक्शन पर आधारित नहीं है, यह अलग अलग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। मैं इसे आपको बिल्कुल वैसे ही ब्रेक डाउन करके बताता हूं जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे डिजाइन किया है। लोकसभा इलेक्शंस, नेशनल गवर्नेंस में आपकी डायरेक्ट वॉइस। ये डायरेक्ट इलेक्शंस हैं जहां आप सीधे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करते हैं।
इस मकसद के लिए इंडिया को ठीक 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। आपका एमपी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, देश भर की इकोनॉमिक पॉलिसीज और सेंट्रल लॉज जैसे मुद्दों पर नेशनल लेवल पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, योर रीजनल डेमोक्रेटिक वॉइस। ये बिल्कुल लोकसभा इलेक्शंस की तरह ही काम करते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर। आप डायरेक्ट अपने एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर और लोकल डेवलपमेंट जैसे स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज पर फोकस करते हैं। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वही स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और उनका लीडर चीफ मिनिस्टर बनता है। राज्यसभा इलेक्शंस, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की विजडम। अब यहीं से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आप राज्यसभा के मेंबर्स को वोट नहीं करते, इसकी जगह आपके चुने हुए एमएलए उन्हें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुनते हैं। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? सोचिए, अगर राज्यसभा के इलेक्शंस डायरेक्ट होते तो हो सकता है सिर्फ पॉपुलर सेलिब्रिटीज या जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वही जीत जाते, चाहे उनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या गवर्नेंस की समझ हो या ना हो। इनडायरेक्ट सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि पॉलिटिकल विजडम और लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस सिर्फ पॉपुलैरिटी से ज्यादा मायने रखें। एक और ब्रिलियंट पहलू है, हर स्टेट को पॉपुलेशन के बेसिस पर राज्यसभा में अलग अलग संख्या में सीटें मिलती हैं, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। इसलिए उत्तर प्रदेश को गोवा से ज्यादा सीटें मिलती हैं, पर छोटे स्टेट पूरी तरह साइडलाइन नहीं होते। इससे फेडरल बैलेंस बना रहता है। एक यूनिक बात, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि ये लोकसभा की तरह कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसकी जगह हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स चुने जाते हैं। इससे कंटिन्यूटी और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनी रहती है। राज्यसभा का एक मेंबर 6 साल के लिए सर्व करता है। कुल 245 मेंबर्स में से 233 एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति 12 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करते हैं, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस के क्षेत्रों से। राष्ट्रपति चुनाव, फेडरल डेमोक्रेसी का बैलेंस। राष्ट्रपति का चुनाव हम जैसे लोग सीधे नहीं करते और इसके पीछे एक बढ़िया संवैधानिक वजह है। राष्ट्रपति को एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है जिसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी चुने हुए एमपी, सांसद, हर राज्य और दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के सभी चुने हुए एमएलए, विधायक। ध्यान दें कौन शामिल नहीं है, राज्यसभा के नामित सदस्य, नामित विधायक और विधान परिषदों के सदस्य। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सीधे चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। इससे डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बनी रहती है। राष्ट्रपति लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से। इस सिस्टम में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड और एक जटिल फॉर्मूला होता है जो सुनिश्चित करता है कि बड़ी आबादी वाले राज्यों का असर ज्यादा हो, पर छोटे राज्यों को भी नजरअंदाज न किया जाए। ये केंद्र और राज्यों के असर को बेहतरीन तरीके से बैलेंस करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव, पार्लियामेंट्री प्रिसिशन। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी एमपी चुने हुए और नामित करते हैं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की जगह संभालते हैं। क्योंकि ये भूमिकाएं पार्लियामेंट से जुड़ी हैं, इसलिए पार्लियामेंटेरियन ही इस पद को चुनते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डेमोक्रेसी का रूल बुक। सोचो, एक क्रिकेट मैच बिना अंपायर के या फुटबॉल गेम बिना रेफरी के, पूरा कंफ्यूजन होगा, है ना? इलेक्शन में भी रूल्स चाहिए होते हैं और यहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। ये डेमोक्रेसी का रूल बुक है जिसे सबको फॉलो करना पड़ता है। मैं तुम्हें कुछ सिनारियोज बताता हूं ताकि समझ आए कि ये क्यों जरूरी है। सिनारियो 1, अनफेयर एडवांटेज। सोचो, अगर रूलिंग पार्टी वोटिंग से 2 दिन पहले नया फ्री लैपटॉप स्कीम अनाउंस कर दे या अचानक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हॉलिडे बोनस डिक्लेयर कर दे,
ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट पावर यूज करना है, पूरी तरह अनफेयर। सिनारियो 2, ब्राइबरी ट्रैप। सोचो कोई कैंडिडेट जाकर वोटर्स को साड़ियां, स्मार्टफोन या कैश बांटे और बोले मुझे वोट दो और गिफ्ट्स मिलेंगे। तब इलेक्शन मेरिट की जगह शॉपिंग स्प्री बन जाएगा। सिनारियो 3, हेट स्पीच प्रॉब्लम। अगर कैंडिडेट्स अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करें, ओपोनेंट्स पर अफवाहें फैलाएं या कम्युनिटीज को डिवाइड करने वाले स्टेटमेंट दें, इलेक्शन टॉक्सिक बैटलफील्ड बन जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी ही सिचुएशंस को रोकता है। ये रहे कुछ मुख्य रूल्स। गवर्नमेंट के लिए कोई नए पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। गवर्नमेंट रिसोर्सेज जैसे व्हीकल्स, बिल्डिंग्स या स्टाफ का यूज कैंपेनिंग में नहीं होगा। इलेक्शन पीरियड में नए प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन नहीं। कैंडिडेट्स के लिए वोटर्स को गिफ्ट्स, पैसे या फ्रीबीज बांटना नहीं। ओपोनेंट्स के खिलाफ हेट स्पीच या अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं। कैंपेन खर्चे प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर रखने होंगे सबके लिए। धार्मिक जगहों का यूज कैंपेनिंग के लिए नहीं। बिना परमिशन के वॉल राइटिंग या पोस्टर्स नहीं। कैंपेनिंग शांतिपूर्ण होनी चाहिए। चैलेंजेस और आगे का रास्ता। अब सच कहें, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होने के बावजूद इंडियन इलेक्शंस परफेक्ट नहीं हैं। इन्हें कुछ रियल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिन्हें हमें मानना और एड्रेस करना जरूरी है। मनी प्रॉब्लम। इलेक्शंस दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। अमीर कैंडिडेट्स या वे जिनके पीछे बड़े पैसे वालों का सपोर्ट है, उन्हें बड़ा एडवांटेज मिलता है। वे बेहतर कैंपेनिंग, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स और बड़े रैलियां अफोर्ड कर सकते हैं। इससे प्लेइंग फील्ड अनइवन हो जाती है, जहां कई बार पैसे की अहमियत मेरिट से ज्यादा हो जाती है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इशू। काफी कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केस पेंडिंग होते हैं। कानून के हिसाब से कोर्ट के फैसले तक सब निर्दोष माने जाते हैं, लेकिन वोटर्स को कई बार ऐसे कैंडिडेट्स में से चुनना पड़ता है जिनका बैकग्राउंड क्वेश्चनेबल होता है। इससे चुने हुए प्रतिनिधियों की मॉरल अथॉरिटी पर असर पड़ता है। वोटर एपैथी, खासकर अर्बन। एक हैरान करने वाला फैक्ट, 2024 के इलेक्शंस में लगभग 34% एलिजिबल वोटर्स ने वोट ही नहीं किया। ये ट्रेंड अर्बन एरियाज में ज्यादा दिखता है, जहां लोग बहुत बिजी होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस से डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं या मानते हैं कि उनके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया के जमाने में वोटर्स पर इन्फो का बौछार होता है, कुछ सही कुछ गलत। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, डीप फेक वीडियोज और मैनिपुलेटेड इमेजेस वोटर्स की परसेप्शन पर असर डाल सकती हैं। यंग वोटर्स को खास तौर पर फैक्ट और फिक्शन में फर्क करने की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। लेकिन बात यह है, हर चैलेंज इंप्रूवमेंट का एक मौका भी देता है, और यहीं पर आप आते हैं। इन्फॉर्म्ड वोटिंग की पावर। एक जागरूक और सतर्क वोटर डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सेफगार्ड है। इसका मतलब है कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड्स रिसर्च करना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड समझना और सिर्फ वादों से आगे बढ़कर उनकी असली अचीवमेंट्स देखना। टेक्नोलॉजी एक एनेबलर के तौर पर। इंटरनेट पर कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एसेट डिटेल्स सब मिलते हैं। myneta.info जैसी वेबसाइट्स हर कैंडिडेट के बारे में डिटेल्ड इन्फो देती हैं। यूथ एंगेजमेंट। आप जैसे यंग वोटर्स इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर हैं। आप नई सोच लाते हैं। ट्रेडिशनल लॉयल्टीज का कम बोझ होता है और पॉलिटिशियन से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब आप जाति या धर्म की जगह इश्यूज के आधार पर वोट करते हैं, तो आप पॉलिटिशियंस को गवर्नेंस पर फोकस करने के लिए मजबूर करते हैं। स्टार्टिंग अर्ली। 18 साल के होने से पहले भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। न्यूज़ फॉलो करें, लोकल इश्यूज समझें और देखें कि आपके एरिया के एमपी या एमएलए कैसे परफॉर्म करते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ हर 5 साल में एक बार वोट करने के बारे में नहीं है, ये लगातार एंगेज रहने के बारे में है। याद रखो, डेमोक्रेसी में हमें वही सरकार मिलती है जिसके हम हकदार होते हैं। अगर हम समझदारी से चुनते हैं तो गुड गवर्नेंस मिलता है। अगर हम लापरवाही से वोट करें या बिल्कुल वोट ही ना करें
तो बाद में खराब लीडरशिप पर शिकायत नहीं कर सकते। जैसे ही हम इंडियन डेमोक्रेसी की इस इनक्रेडिबल जर्नी के अंत पर पहुंचते हैं, मैं आपको कुछ थॉट्स देकर जाना चाहूंगा जो उम्मीद है इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेंगे। हमने शुरुआत की श्याम सारन नेगी की कहानी से, उस 100 साल के शख्स से जिन्होंने भारत का पहला वोट डाला और 7 दशकों तक वोट करते रहे। उनकी कहानी कुछ बहुत गहरी बात कहती है। डेमोक्रेसी पर वो अटूट भरोसा जिसने भारत को हर मुश्किल के बावजूद जोड़ कर रखा और आगे बढ़ाया। इस रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचिए। जब सिर्फ 13% भारतीय प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेसिस पर वोट कर सकते थे, वहां से हम एक ऐसे सिस्टम तक पहुंचे जहां करीब 1 बिलियन लोगों को अपने भविष्य में बराबर की हिस्सेदारी मिली। 1947 में सिर्फ 14% लिटरेसी रेट होने के बावजूद हमने हर अडल्ट सिटीजन पर भरोसा किया कि वे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं। यह सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, यह ह्यूमन डिग्निटी और विजडम में हमारे फेथ का एक ऐलान था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मानते थे कि बिहार के एक किसान में उतनी ही समझदार पॉलिटिकल चॉइस करने की क्षमता है जितनी दिल्ली के एक प्रोफेसर में। वे सही थे, लेकिन सबसे ज्यादा ये याद रखें, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सिर्फ वोट के राइट के बारे में नहीं है, यह डेमोक्रेसी में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। हर इलेक्शन हमारी कलेक्टिव विजडम का एक टेस्ट है। हर वोट हमारे डेमोक्रेटिक फ्यूचर की नींव में एक ईंट है। जब आप अपनी वोटिंग सिटीजनशिप की जर्नी के लिए तैयार होते हैं, याद रखें कि आप सिर्फ एक राइट इनहेरिट नहीं कर रहे, आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के गार्जियन बन रहे हैं। आपका वोट करीब 1 बिलियन और लोगों की आवाजों के साथ मिलकर उन पॉलिसीज को शेप देगा जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और जस्टिस को प्रभावित करती हैं। जो चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, वोटर उदासीनता, ये डेमोक्रेसी के परमानेंट फीचर्स नहीं हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हर जनरेशन के वोटर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड और प्रिंसिपल्ड चॉइसेस करके हल करने में मदद कर सकते हैं। आपकी जनरेशन के पास ऐसे एडवांटेजेस हैं जो पिछली जनरेशन्स के पास नहीं थे। आपके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, आप गवर्नेंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बारे में ज्यादा अवेयर हैं और आप ट्रेडिशनल लॉयल्टीज से कम बंधे हैं। इन एडवांटेजेस का समझदारी से इस्तेमाल करें। तो चाहे आप 15 के हैं और वोट का इंतजार कर रहे हैं, या 18 के हैं और अपना पहला बैलेट डालने वाले हैं, याद रखें, डेमोक्रेसी कोई स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है। ये आपके साथ बस हो जाने वाली चीज नहीं, ये वो चीज है जिसे आप एक्टिवली मिलकर क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए हमारी वेबसाइट जरूर चेक करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इंडियन डेमोक्रेसी पर यह डीप डाइव ने आपको इंस्पायर किया या कुछ नया सिखाया, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी ज्वाइन करें। हम एक वीडियो के साथ इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड सिटीजन्स की एक जनरेशन बना रहे हैं। अगली बार तक सीखते रहें, सवाल करते रहें और जब समय आए वोट करते रहें।